नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पहलगाम और बालताल के रास्तों से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। प्रधानमंत्री ने पवित्र यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का बताया सनातन अध्याय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से सार्थक बहस का किया आह्वान। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहा, सदन में तार्किक बहस से ही पूरी होगी जन आकांक्षाएं। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी घमासान। राजा बंडिंग को कमान मिलने से नाराज चन्नी ने घर पर बुलाई बैठक। समर्थकों का ऐलान, राजा बंडिंग के नेतृत्व में नहीं करेंगे काम। मॉनसून की दस्तक से बदला मौसम का मिजाज, जो उत्तर से लेकर पूर्व और पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश से मुंबई का हाल बेहाल। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शानदार प्रदर्शन की बदौलत पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। वहीं स्विट्जरलैंड और स्पेन ने भी अंतिम 16 का कटाया टिकट। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। पहलगाम और बालताल दोनों ही पारंपरिक मार्गों से यात्रा जारी है। पूरे देश से लाखों भक्त इस 57 दिवसीय तीर्थ यात्रा के दौरान 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये पवित्र यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समाप्त होगी। पहले जत्थे ने कड़ी सुरक्षा के बीच अपने बेस कैंप पहुंचकर यात्रा की शुरुआत की। अनंतनाग जिले के पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालताल में ये जत्था पहुंचा। पहले जत्थे में कुल 4822 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 2510 यात्री पहलगाम मार्ग से और 2312 यात्री बालताल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। दोनों मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विश्राम स्थल, भोजनालय, चिकित्सा सुविधाएं और त्वरित बचाव दल तैनात किए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि इस बार भी यात्रा सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो। भक्तों में उत्साह और भक्ति का माहौल छाया हुआ है। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के नाम एक विशेष पत्र जारी कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने पत्र में लिखा, प्रिय श्रद्धालु, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुई प्रथम पूजा के साथ ही भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन का क्रम शुरू हो जाता है। देश के कोने कोने में श्रद्धालु इस पावन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तत्पर रहते हैं। हर वर्ष बाबा बर्फानी के प्रत्यक्ष दर्शन का ये अवसर लाखों शिव भक्तों के लिए जीवन का एक अत्यंत शुभ और अविस्मरणीय अनुभव होता है। मैं इस वर्ष यात्रा के इस अवसर पर आप सभी शिव भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा अमरनाथ के दर्शन की ये यात्रा भारत की आध्यात्मिक यात्रा परंपरा का एक शाश्वत अध्याय है। हर वर्ष पूरे विश्व से सनातन संस्कृति को मानने वाले लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और विविध परंपराओं को मानने वाले लोग महादेव के दर्शन का संकल्प लेकर इस यात्रा को पूरा करते हैं। बीते कई दशकों से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार बहुत कुशलता और सेवा भाव से यात्रा का प्रबंधन करते आ रहे हैं। इसके साथ ही यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में हमारे प्रशासन और सुरक्षा बलों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस वर्ष भी हजारों साथी इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सकों और कर्मियों, प्रशासन के अधिकारियों, सफाई मित्रों तथा भक्तों की सेवा में जुटे हर साथी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
इन 2 महीनों के दौरान बाबा बर्फानी के पवित्र धाम में भारत की विविधता में एकता का अद्भुत स्वरूप भी देखने को मिलता है। बाबा बर्फानी के धाम की ये यात्रा हमें जम्मू कश्मीर के आतिथ्य भाव और देश भर से आए भक्तों के समर्पण का भी दर्शन कराती है। यात्रा के हर आयोजन में जम्मू कश्मीर के हजारों स्थानीय नागरिक श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले असंख्य भक्त भी पवित्र गुफा और यात्रा मार्गों पर भंडारों और लंगरों का संचालन करते हैं। निस्वार्थ सेवा की ये भावना हमारी सनातन संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिना के आदर्श की सजीव अभिव्यक्ति है। इस वर्ष मैं अमरनाथ यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं से कुछ संकल्पों का आग्रह करना चाहता हूं। पहला संकल्प, हम अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के नियमों का पालन करें और पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें। दूसरा संकल्प, हम प्रशासन के सभी आदेशों, यातायात के नियमों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें। यात्रा के दौरान बारिश की वजह से फिसलन और ठंड का विशेष ध्यान रखें। तीसरा संकल्प, हम वोकल फॉर लोकल की भावना से यात्रा के खर्च का कम से कम 10% उपयोग स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें। इससे जम्मू कश्मीर के परिवारों और युवाओं की आजीविका को भी बल मिलेगा। चौथा संकल्प, हम बाबा अमरनाथ यात्रा के समापन दिवस अर्थात रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई या बहन को एक पौधा भेंट करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। पांचवा संकल्प, हम राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ पूरे वर्ष अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। मुझे विश्वास है कि बाबा अमरनाथ की दर्शन यात्रा सनातन धर्म की आस्था, भारत की सांस्कृतिक एकता और सेवा की परंपरा का एक भव्य महोत्सव बनकर पूर्ण होगी। मेरी कामना है बाबा अमरनाथ की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, मंगलमय हो और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो। बाबा बर्फानी हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित बनाएं ताकि हम मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर सकें। आप सभी को अमरनाथ यात्रा के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रियों के लिए एक पत्र लिखा है और उसमें कुछ संकल्प भी दिए हैं जिससे कि ये यात्रा जो है अविस्मरणीय अनुभव बन जाए। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार पहले से अधिक सुरक्षा और सुविधा मौजूद है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कामना की है कि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुखद बनी रहे। गृह मंत्री के मुताबिक मोदी सरकार ने पूरी यात्रा के दौरान पुख्ता इंतजाम किए हैं जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड, QR कोड आधारित रजिस्ट्रेशन और श्रद्धालुओं के ठहरने, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। तो सुविधा से लेकर सुरक्षा तक तमाम इंतजाम किए गए हैं और स्वयं गृह मंत्री की इस पर नज़र है। सुरक्षा के लिए विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता अनीस जरगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अनीस, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, किस तरह से प्रबंध हैं और किस तरह से उनकी सहूलियत से लेकर सुरक्षा तक तमाम इंतजाम किए गए हैं? और देखिए, इस बार 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने पहले से ही एडवांस में रजिस्ट्रेशन की हुई है और ये जो तैयारियां यहाँ की प्रशासन ने किए हैं वो पिछले कई महीनों से चलती आ रही है और उसमें जितने भी जो यात्रा के रूट्स हैं, फिर चाहे वो साउथ कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हो या गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में हो, जहाँ से भी एक और रूट है जहाँ ये पवित्र गुफा है जहाँ से जा सकते हैं, उन इस पूरे एंटायर रूट पे एक्स्ट्रा मल्टी लेयर सिक्योरिटी नेटवर्क बिछाया गया है जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज, मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट एरियाज को सिक्योर करने के मेजर्स लिए हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP हो या जम्मू कश्मीर की पुलिस हो। इसके अलावा जो ऊपरी इलाके हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वहाँ पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इस बार जो है इन श्रद्धालुओं को मिले। उसके अलावा जो सर्वेलेंस है वो चाहे CCTV को लेके हो या फिर एक्स्ट्रा ड्रोन्स
जो पूरे एंटायर जो ये रूट है उस पर तैनात किए गए हैं, ताकि राउंड द क्लॉक, राउंड द वीक जो है एरियल सर्वेलेंस रहे इस पूरे एरिया पे। उसके अलावा जो भी ये रूट है उसको नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। तो इस बारी क्या है कि जो भी श्रद्धालु हैं वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए उनका ख्याल रखा गया है। उसके अलावा जो है कि यहाँ के जो चाहे वो श्रीनगर शहर हो या डिफरेंट अर्बन एरियाज़ हो साउथ में या नॉर्थ में, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को तैनात किया गया है, ताकि एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जितने भी हैं यहाँ पे वैली में, उन पे भी एक्स्ट्रा ख्याल रखा गया है, ताकि कोई चूक ना हो जाए। और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको राउंड द ईयर, राउंड द डे वो निगरानी में रहे, ताकि कोई उनको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और ये जो यात्रा है वो सफलता से मुकम्मल हो। बिल्कुल। अनीस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्रांजिट कैंप बनाए जाते हैं, बेस कैंप बनाए जाते हैं, तो किस तरह से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं डीडी न्यूज़, जो आगे भी यात्रा करने वाले हैं और जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, उनको किस तरह से बताना चाहेंगे कितने ट्रांजिट कैंप बने हुए हैं, किस तरह से जो बेस कैंप है वो बने हुए हैं और वहाँ पर उनके लिए क्या क्या सुविधा व्यवस्था की गई है? देखिए, एक तो बेस कैंप जम्मू में है, जहाँ से कल यात्रा शुरू हुई थी। वैली में दो मेन बेस कैंप्स हैं, एक तो बालतल में है जहाँ से एक रूट है, और एक नुनवन बेस कैंप है जो पहलगाम एरिया में आता है। तो ये दो मेजर बेस कैंप्स हैं। उसके अलावा यात्रा फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो काफ़ी ओवर अक्रॉस द वैली, अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर रखे गए हैं श्रद्धालुओं की आसानी के लिए। ये इंक्रीज़ किए गए हैं चूँकि नंबर्स इस टाइम इस साल बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। तो पिछले साल के मुताबिक, जैसे पिछले साल तकरीबन 50 के इर्द गिर्द यहाँ यात्रा फैसिलिटेशन सेंटर्स थे। इस बार वही 131 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। तो वो जितने भी जितने भी लोग यात्रा को करना चाहते हैं वो इन फैसिलिटेशन से आसानी और अपनी जो भी उनके रिलेटेड कोई परेशानी हो तो उसके थ्रू वो जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने, प्रशासन ने एक और चीज़ कही है कि अगर किसी को इस साल यात्रा करनी है तो वो पहले से ही एडवांस में अपना नाम दें, और एक टाइमलाइन के मुताबिक उनको यहाँ से फिर प्रशासन डेट देगी तो उस पर वो ट्रैवल कर सके, ताकि यहाँ पे आके, जैसे तत्काल में पिछले दशकों से क्या होता था कि कुछ लोग तत्काल के ज़रिए से भी रजिस्ट्रेशन करते थे, तो वो कम करने के लिए उन्होंने कहा कि एडवांस में ही करें, क्योंकि नंबर्स ज़्यादा हैं। एक दिन में तकरीबन 12,000 से 15,000 लोगों के ट्रैवल का इंतज़ाम रखा गया होता है, ताकि ये नंबर और इंक्रीज़ ना हो और ट्रैवल करने में या वहाँ पे ट्रैक करने में उसमें दिक्कत ना आए। बिल्कुल। अनीस, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो है, जो कैंप्स हैं उनका जो है वहाँ पर आयोजन किया जाता है, जो कैंप्स हैं वो लगाए जाते हैं, तो किस तरह से मेडिकल कैंप्स वहाँ पर लगाए गए हैं? जो छोटे मेडिकल कैंप्स भी हैं जो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, छोटे छोटे, जब चढ़ाई होती है, और इसके साथ ही जो बेस कैंप्स हैं उनके साथ भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। तो इस बार किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ नया है? इस टाइम क्या हुआ है कि एक तो इस्टेब्लिश्ड मेडिकल कैंप्स होते हैं बेस कैंप के इर्द गिर्द, बालतल में भी और नुनवन में भी। उसके अलावा जितना भी ट्रैवल रूट है वो चाहे फिर जम्मू से लेके बालतल तक हो, जो कि 300-400 किलोमीटर का फासला है, उस सारे एरिया पे जितने भी, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, मेडिकल कैंप्स हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके अलावा मोबाइल एम्बुलेंसेस भी रखी गई है। ये सिर्फ यहाँ के लोगों की, यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मुल्क भर से लोग आते हैं। NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती है, और कहीं पे वॉलंटियर्स आते हैं जो कि अपने अपने कैंप्स, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, सो दैट कि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर जो भी ट्रैक करते हैं उस टाइम क्या होता है कि कहीं पे ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है गुफा की, या वो रास्ता जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे भी 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर के फासले पे ये वॉलंटियर्स रहते हैं, मोबाइल मेडिकल कैंप्स रहते हैं, और ये फैसिलिटीज़ भी रहती है, ताकि कहीं किसी को परेशानी ना हो, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो तो उसको प्रोविज़न मिले, उसकी इमदाद हो। तो पूरा जो ये जो एरिया है वो हेल्थ डिपार्टमेंट, वॉलंटियर्स
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपना एक योगदान करते हैं ताकि श्रद्धालु जो है उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अनीस, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सिक्योरिटी की आप बता रहे थे, प्री रजिस्ट्रेशन है और उसके साथ ही जो कोड्स हैं वो वहाँ पर हैं। अगर पिछले यात्राओं में देखें तो जो RFID है वो जनरेट किया गया था। इस तरह के भी क्या कुछ नए कदम उठाए गए और इसके साथ ही यात्रियों के लिए भी क्या कुछ निर्देश हैं? जी हाँ, RFID काउंटर्स तकरीबन 30 RFID काउंटर्स इस बार रखे गए हैं। उसके अलावा QR कोड, जैसे आपने पहले भी देखा है कि पहलगाम में जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स थे, फिर चाहे वो पोनीवालाज हैं या होटेलियर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको एक QR कोड दिया गया था ताकि जो भी टूरिस्ट आए वो उनको उनकी जांच कर सके, उनको पता चले कि ये जेन्युइन स्टेक होल्डर है। वैसे ही इस बार भी जैसे पोनीवालाज है जो यात्रा में हिस्सा लेते हैं, श्रद्धालुओं के साथ इस पूरे ट्रैक पे चलते हैं, तो उनको भी एक QR कोड दिया गया है ताकि उनकी जान पहचान हो और उनका जो पूरा बायोडाटा है या उनकी जो पूरी अरेंजमेंट है उनको समझा जा सके, ताकि कोई इशू ना हो आने वाले दिनों में। उसके अलावा जो प्रशासन है उन्होंने कुछ एडवाइजरीज भी रखी है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज भी बोला कि जो ट्रैक है वो कहीं पे भी जब बारिश होती है या वेदर कंडीशन स्ट्रांग होते हैं तो स्लिपरी हो जाता है, और कहीं पे नैरो ट्रैक भी है, तो उस टाइम बहुत ख्याल रखना है। कुछ श्रद्धालु जो हैं वो शॉर्टकट्स भी लेते हैं जब मौसम ठीक होता है, लेकिन वो शॉर्टकट्स वहीं डेंजरस बन जाते हैं जबकि रास्ता ख़राब हो जाए मौसम की वजह से, तूफ़ान की वजह से, या कुछ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ भी हैं, वहाँ से दूर रहना है। पूरे बालतल और पहलगाम में लिदर नदी बहती है, सिंध नाला बहता है, तो उसके नज़दीक न जाए क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से वो भी थोड़ा सा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया बन जाता है। तो ये सारी एडवाइजरीज़ रेगुलरली अपडेट होते हैं और जो श्रद्धालु है वो इन एडवाइजरीज़ को कंटिन्यूसली चेक करते हैं, और जो प्रशासन है, जो वॉलंटियर्स है, वो भी अपनी तरफ से श्रद्धालुओं को ये एडवाइजरीज़ और ये एक सबसे अवेयरनेस जो है वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। बिल्कुल अनीस, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, यात्रियों में तो उत्साह है ही, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनमें कितना उत्साह है? क्योंकि वहाँ पर भी, क्योंकि कहा जाता है ये कश्मीर की न केवल सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है, इस यात्रा को बताएं तो कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा है, इसके साथ ही वहाँ पर जो आर्थिक आधार है उसको भी बड़ी मजबूती प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संदेश में कहा कि वोकल फॉर लोकल, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो है वोकल होना चाहिए और उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो किस तरह से भावुकता के साथ और किस तरह से सांस्कृतिक महत्व के साथ ये आर्थिक महत्व को भी एक मजबूती देने वाली यात्रा साबित होने वाली है? जी हाँ रमा, देखिए, एक तो महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि यह यहाँ का जो कल्चर, सिंक्रेटिक कल्चर रहा है सेंचुरीज से कश्मीर के, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण यात्रा है जो कि यहाँ के लोग, ना कि जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं बल्कि यहाँ के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पूरे साल इस यात्रा की उम्मीद में लगे रहते हैं यहाँ के ट्रेडर्स, यहाँ के बिजनेसमैन, क्योंकि यहाँ का जो माशी सूरत हाल है उस पर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। जो यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो बेस कैंप्स के इर्द गिर्द और जो पूरा एंटायर यात्रा रूट है उस पर अपने रेडियाँ लगाते हैं, अपना बिजनेस लगाते हैं, ताकि जो श्रद्धालु है वो कुछ खर्चा और उसमें भी अपना हिस्सा रखें। और जो ये प्रधानमंत्री की तरफ से कम 10% खर्चा करने की बात है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी उम्मीद के साथ इस यात्रा का इंतज़ार करते हैं। और ये पीक टूरिस्ट सीज़न में आती है यह यात्रा। विंटर्स में तो इतना फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब समर्स आते हैं तो ये यात्रा उस सिचुएशन, यहाँ की जो टूरिस्ट फ्लो है उसमें और इजाफा करता है। तो कि इस यात्रा का यहाँ के लोग काफ़ी महीनों से इंतज़ार करते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उनके जहन में ये बात भी होती है कि जितना भी उनका माल है वो इस समय में उसकी खरीदो फरोख्त में इजाफा हो सकता है। तो बहुत सिंक्रेटिक एक ट्रेडिशन के अलावा बिजनेस के
दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त होता है यहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल, धार्मिक, सांस्कृतिक और उसके साथ ही आर्थिक महत्व इस यात्रा का। नहीं साहब, नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया बहुत जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका फोन ही बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका फोन ही मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका फोन ही आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका फोन ही ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए फोन ही उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। गुटबाजी और कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बरकरार रखने के आलाकमान के फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सख्त नाराज हैं। इसी नाराजगी के बीच चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर बुलाई गई बैठक ने पंजाब की सियासत में हलचल तेज कर दी है। इस गुप्त बैठक में कांग्रेस के कई मौजूदा सांसद, विधायक और बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं, जिससे साफ है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा राजा वंडिंग के नेतृत्व के खिलाफ लामबंद हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर खुद चन्नी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस खींचतान के बीच चन्नी समर्थक और पूर्व विधायक दर्शन बराड़ ने आलाकमान के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बराड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग की अध्यक्षता में कतई काम नहीं करेंगे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में दोबारा सरकार नहीं बना सकती। हमारा और हमारे समर्थकों का स्पष्ट मानना है कि आलाकमान को चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। हम चन्नी को ही दोबारा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दर्शन बराड़ के इस तीखे तेवर से साफ है कि चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में चन्नी बनाम राजा वंडिंग की ये जंग आने वाले दिनों में और गहराने वाली है। लग्या यार सानू चन्नी मुख्यमंत्री चाहिए, चन्नी बना सरकार। और हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, आपसे समझना चाहेंगे ये जो कांग्रेस में वहां पर बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? क्या पार्टी दो फाड़ वहां पर हो सकती है? किस तरह से? और कई लोगों ने तो आलाकमान को ही निशाना बना दिया है। देखिए फिलहाल रमा, इस समय जो है ये मीटिंग चल रही है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खरड़ स्थित आवास पर, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक है। वहां पर बड़े बड़े नेता कांग्रेस के जुटे हुए हैं, कई सरकार के पूर्व मंत्री जुटे हुए हैं, कई कांग्रेस के पूर्व विधायक जुटे हुए हैं और वहां पर मंथन चल रहा है कि अगली रणनीति क्या हो। नंबर 2 कि पंजाब कांग्रेस की कमान किसको दी जाए और किसको दी जाए, क्या वो सभी के सभी ये मानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को कमान दी जानी चाहिए। अब ये सारा विवाद शुरू हुआ 1 जुलाई को, जिस दिन कांग्रेस ने सभी के सभी जितने भी ओहदेदार हैं, अभी लेटेस्ट जो अपनी लिस्ट जारी की उसमें राजा वड़िंग, जो कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, उन्हें पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बरकरार रखा गया जैसे पहले थे। प्रताप सिंह बाजवा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रखा गया। इसके साथ ही जो चरणजीत सिंह चन्नी है उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और विजयेंद्र सिंगला जो कि पंजाब कांग्रेस का एक हिंदू चेहरा माने जाते हैं, उन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी में डाला गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा को डाला गया और इसके साथ ही मैनिफेस्टो कमेटी में, और इसके साथ ही भारत भूषण आशु और सभी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इसके बाद आप मानिए कि एक भी नेता ने ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालकर यह नहीं कहा कि उन्हें ये हासिल करके ये पद जो कांग्रेस ने दिया है उन्हें खुशी हो रही है या वो धन्यवाद करते। किसी भी कांग्रेसी नेता ने एक्सेप्ट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग।
तो फिलहाल जो है सबसे बड़ी बात तो यही थी, तभी से जो है सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। दरअसल ये सब कुछ पुराने समय से चल रहा है, मगर फिलहाल मैं आपको अभी लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो बता देता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और सीनियर कांग्रेस के नेता माने जाते हैं। दूसरे ओपी सोनी पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो इस समय चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर मौजूद हैं। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा कांग्रेस के मंत्री रहे हैं पंजाब सरकार में, वो इस समय वहां पर मौजूद हैं। गुरप्रीत कांगड़ मंत्री रहे हैं पंजाब सरकार में, कांग्रेस सरकार में, वो वहां पर मौजूद हैं। मोहम्मद सदीक सांसद रहे हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। भरत भूषण आशू और इसके साथ देवेंद्र घुबाया एमएलए रहे हैं, और नाजर सिंह मानशाहिया से लेकर अंगद सैनी, सुखपाल भुल्लर, मदन लाल जलालपुर जो कि एमएलए रहे। मतलब कि कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस की लगभग एक बड़ा फैक्शन जो है वो इस समय चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर मौजूद है, और यही मंथन किया जा रहा है कि कैसे कांग्रेस हाईकमान पर दबाव डाला जाए। या तो आप चन्नी को एक्सेप्ट करो या फिर हम एक नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है जितने भी विधायक आज आए मीडिया के सामने, उन्होंने दिया गुरमीत, जो दरार है साफ नजर आ रही है। ये बताइए, कांग्रेस के प्रधान है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, ये बताइए चन्नी गुट के पास कितने लोग हैं? चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सभी लोग चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया जाए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, दरअसल कांग्रेस में ये जो पूरा विवाद है, अंदरूनी गुटबाजी, ये लंबे समय से चल रही थी और सभी को पता था। जमीनी स्तर पर भी ये मैसेज है कि देखिए कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और अब से कुछ समय पहले तो राहुल गांधी रैली करने आए थे, तो रैली में उन्होंने ओपनली कह दिया था कि यदि ये गुटबाजी ऐसे ही चलती रहेगी तो हम नए चेहरों को आगे लेकर आएंगे। अब उसमें गुटबाजी क्या है? सुखजिंदर सिंह रंधावा पुराने कांग्रेस के नेता हैं, प्रताप सिंह बाजवा पुराने कांग्रेस के नेता हैं और ये सभी मंत्री रह चुके हैं, कोई राज्यसभा सांसद रह चुका है। अमरिंदर सिंह जो राजा वड़िंग है वो एक नई पीढ़ी के नेता हैं, तो उनको जो है आपस में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है एक दूसरे का इस पद पर बैठना। तो जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसमें एक बड़ा सवाल ये आता है, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर क्या पा रही है। कांग्रेस वहां पर टूटती हुई दिखाई दे रही है कि कांग्रेस हाईकमान के द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था कि जो पंजाब कांग्रेस है उसमें सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और सभी को ठीक ठाक जो डिजर्विंग पद है वो दे दिए जाए। उसमें अजय माकन और इसके साथ मीनाक्षी नटराजन और जो है भजन लाल जो है उनको उसमें डाला गया था, और उस कमेटी ने पंजाब में आकर मीटिंग्स भी की, सभी के साथ 1-to-1 बातें हुई। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जाकर कांग्रेस के मुख्यालय में मीटिंग्स हुई, कई बार मंथन चला, और एक मीटिंग तो ऐसी हुई जिसमें हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई कि प्रताप सिंह बाजवा मीटिंग से उठकर चले गए, नाराज होकर, गुस्से में। अब ये जो जितना भी कुछ चल रहा था उसका ही अब नतीजा है जो निकलकर सामने आ रहा है। अब सीधे तौर पर सभी के सभी जो चन्नी खेमे के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि या तो चन्नी को लाइए, नहीं तो हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके साथ ही एक और अपडेट हमारे पास आ रही है, वो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, वो इस सब जो सियासी समीकरण पंजाब में चल रहा है और कांग्रेस की जितनी मीटिंग्स चल रही हैं उसके बीच में वो दिल्ली पहुंचे हैं, और दिल्ली में बताया यह जा रहा है कि वो मतलब इंक्लाइंड है कि अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, और वो मीटिंग्स कर रहे हैं इस समय दिल्ली में। और वहीं अशोक गहलोत से लेकर और भी कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं कि नहीं, सुखजिंदर सिंह रंधावा तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग करने गए हैं। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि पंजाब में कांग्रेस बहुत बड़े डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है, और इसके साथ ही डैमेज कितना बड़ा हो सकता है गुरमीत? सीएम जो सेल्फ गुरमीत, ये डैमेज कितना बड़ा हो सकता है? इसलिए पार्टी को इस समय जरूरत है कि एक चेहरा ऐलान किया जाए। अब सबसे बड़ा जो पिछले 2 इलेक्शन पंजाब में हुए हैं उसमें यदि 2017 के इलेक्शन की बात की जाए, आप मानिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल, काफी पुराने समय से, काफी पहले से ये बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया गया। बिल्कुल गुरमीत, वर्तमान में ये बताइए कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जिसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट जो है वो 2017 में लगातार गुरमीत ये बताइए क्या पार्टी वहां टूटती हुई नजर आ रही है?
कांग्रेस में गुटबाजी थी, कई लोगों को एक्सेप्ट नहीं थे और इसी वजह से कांग्रेस ने 2022 का चुनाव हारा भी। और इसके साथ ही अब 2027 के चुनाव में माना जा रहा है कि यदि ये गुटबाजी इसी तरह से रही, क्योंकि पंजाब में 5-5 साल का साइकिल चलता रहा है कि बिल्कुल, चलिए कांग्रेस की स्थिति काफी मुश्किल में वहां पर नजर आ रही है। डैमेज कंट्रोल में बड़े नेता जुटे हुए हैं, कितना हो गए देखने वाली बातों की। बहुत शुक्रिया गुरमीत तमाम जानकारी के लिए। सामने आ गई है रमा। बहुत शुक्रिया गुरमीत, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में बड़ा हादसा हुआ है। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में एक बस हाईवे से खाई में गिर गई जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। क्वेटा से पेशावर जा रही एक यात्री बस पहाड़ी दानासर इलाके में एक गहरी खाई में गिर गई। यात्री बस हाईवे से खाई में गिरी और 40 लोगों की इसमें जान चली गई है। पाकिस्तान से यह खबर आ रही है, क्वेटा से पेशावर जा रही एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई जिसमें 40 यात्रियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। दक्षिणी पश्चिम पाकिस्तान के पहाड़ी दानासर इलाके में ये हादसा हुआ है। 40 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। ये यात्री बस हाईवे से खाई में गिरी जिसमें 40 लोगों की जान चली गई है। क्वेटा से पेशावर ये यात्री बस जा रही थी और ये यात्री बस गहरी खाई में गिरी जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के पहाड़ी दानासर इलाके में ये हादसा हुआ जिसमें एक बस खाई में गिर गई। ये बड़ा हादसा है, इसमें 40 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में ये बड़ा हादसा हुआ है, 40 लोगों की मौत हो गई है। एक यात्री बस हाईवे में गिर गई जिससे कि हाईवे से खाई में गिर गई जिसमें 40 लोगों की जान चली गई है। क्वेटा से पेशावर ये बस जा रही थी। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जोशी, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा ये हादसा है और पाकिस्तान के दो प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में जो बॉर्डर का एरिया पड़ता है वहां पर यह हादसा हुआ है और बस गहरी खाई में गिर गई है। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 40 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग इसमें घायल हैं। और बताया जा रहा है कि जब क्वेटा से ये बस चली थी तो इसमें 36 यात्री सवार थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरी खराब बस के यात्री भी इसमें सवार हो गए तो करीब 48 यात्री इसमें सवार थे। और ये धनसार इलाके से जब निकली थी तो खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान के पास ये बस खाई में गिर गई और 40 लोगों की इसमें मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य वहां पर जो दोनों प्रांत हैं उनके जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं और राहत और बचाव कार्य इस वक्त वहां पर चलाया जा रहा है। इसकी वजह पता लग पाई है चंद्रशेखर? देखिए, अभी तक इसकी कोई कारण क्या था वो नहीं पता चल पाया है। हालांकि जो बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री हैं उनके जो मीडिया ऑफिसर हैं उनकी ओर से ये कंफर्म किया गया है कि इसमें 40 लोगों की डेथ हो गई है, 8 लोग इसमें घायल हैं और ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच करवाई जाएगी कैसे ये हादसा हुआ। लेकिन ये एक बड़ा हादसा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बॉर्डर इलाके में ये हादसा हुआ है और अभी वहां पर राहत और बचाव कार्य वहां पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और केपी के दोनों के अधिकारियों की ओर से ये कंफर्म किया गया है कि ये हादसा वहां पर हुआ है और बिल्कुल बड़ा हादसा पाकिस्तान में हुआ है, 40 लोगों की मौत हो गई है। चंद्रशेखर, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मानसून की। देश भर में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से बारिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं मूसलाधार बारिश ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है तो कहीं बारिश लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे रही है। सबसे पहले मुंबई की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गुवाहाटी की तस्वीर देखिए, वहां भी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड में भी तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। तमाम राज्यों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं रायपुर और भुवनेश्वर की बात करें तो वहां भी बारिश का असर तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस से राहत मिली है।
तो मिला जुला रिएक्शन और प्रभाव बारिश का दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और उत्तराखंड के नैनीताल में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में प्रशासन सतर्क है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। कुल मिलाकर देश भर में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और अलग अलग राज्यों से बारिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, नैनीताल और किन्नौर की ये तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और उस जो रफ्तार का असर है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली में मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन मुंबई की बात करें, वलसाड की बात करें, असम की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जो स्थिति है थोड़ी सी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हमने दिखाई आपको मुंबई की तस्वीरें। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये मुंबई की तस्वीरें ही आप देख रहे हैं। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया है, यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है और कई स्थानों पर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 24 घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मुंबई बारिश से बेहाल है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, कहीं पर पानी भर गया है, कहीं पर आप देख रहे हैं जो जाम की स्थिति है वो बनी हुई है और कई जगहों पर जो जल भराव है वो आवागमन में मुसीबत का सामना लोगों को उसमें करना पड़ रहा है। आवागमन में जो है एक बड़ी दिक्कत ये बारिश वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है तो उसमें और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। ये मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक जगह जलभराव है और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक वहां पर रुका हुआ है। कुछ जगहों पर भारी जाम जो है इन तस्वीरों में वो दिखाई दे रहा है और जो वहां की लोकल ट्रेन्स हैं, जो वहां की लाइफलाइन कही जाती हैं, वो भी वहां पर उनकी रफ्तार जो है मानसून की वजह से थोड़ी सी धीमी हो गई है और जल भराव जो है आमतौर पर सभी इलाकों में वहां पर दिखाई दे रहा है और सावधानी के तमाम निर्देश हैं वहां पर जारी किए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने आगे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मुंबई जो है बारिश से बेहाल इस वक्त दिखाई दे रही है। कमोबेश पूरे देश में जो मानसून है उसने रफ्तार पकड़ ली है और मिला जुला असर इस रफ्तार का नज़र आ रहा है। फिलहाल ये आप मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कहीं पर जाम दिखाई दे रहा है, कहीं पर सड़कों पर जल भराव दिखाई दे रहा है, कहीं पर पानी इतना भरा हुआ है कि वहां से ट्रैफिक जो है मूव नहीं हो पा रहा है। और समुद्र तट के दृश्य भी आप देख रहे हैं, जो पानी का स्तर है वहाँ पर बढ़ गया है। संभवतः वहाँ पर भी नागरिकों के लिए जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो मुंबई की जो रफ्तार है आर्थिक राजधानी देश की, वो कुछ धीमी मानसून की वजह से होती नज़र आ रही है। तो तमाम निर्देश जो हैं इसके लिए जारी किए गए हैं और जगह जगह जलभराव वहाँ पर दिखाई दे रहा है। सड़क आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है सड़क के ऊपर भर गया है, किस तरह से जो जाम की स्थिति है वो कई जगहों पर बनी हुई है। कई जगहों पर जो वाहन है वो पानी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और जो समुद्र तट है उसका भी जो लेवल है वो बढ़ता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुंबई की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं किस तरह से पानी के बीच से जो गुजर रही हैं, वहाँ पर मोटरसाइकिल्स हैं या अदर वाहन हैं वो पानी के बीच से जा रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना ज़रूर लोगों को करना पड़ रहा है। ये दृश्य वहाँ पर साफ तौर पर दिखा रहे हैं। मुंबई के ये दृश्य आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो है कई इलाकों के हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कई इलाकों को दिखा रही हैं। हालांकि जो लोग हैं प्रिकॉशन लेते हुए निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर अपने काम के लिए या ज़रूरत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामने जो दिक्कत है वो चुनौती है, वो ये बारिश पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई से ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं तमाम इलाकों में और जाम की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर हमारी संवाददाता श्यामा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं मुंबई से और ज़्यादा जानकारी के लिए। श्यामा, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं मुंबई की, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जाम की स्थिति और जो समुद्र का जल स्तर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह के निर्देश, क्योंकि आगे मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो किस तरह के इंतजाम जो है प्रशासन ने वहाँ पर किए हैं जिससे कि जो रफ्तार है वहाँ की धीमी ना पड़ने पाए और लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़े?
देखिए, इस बार अगर हम बात करें तो लगातार एक हफ्ते से महाराष्ट्र में कई जगहों पर मुंबई के सहित लगातार भारी बारिश हो रही है और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बारिश कुछ देर का एक ब्रेक या पॉज ले रही है और उसके बाद कंटिन्यूस हो रही है। मौसम विभाग का अगर माने तो अगले कुछ दिनों तक के लिए मुंबई सहित जो पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, नवी मुंबई ये सारे इलाके हैं उनके लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और साथ ही मौसम विभाग की ओर से नाउ कास्ट की भी वार्निंग आती है, जहां पर अगले 3 घंटे के लिए जिस प्रकार की बारिश होने वाली है वो बताया जाता है। यानी कि बहुत भारी बारिश होगी तो उसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जाता है कि अगर जरूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें, या तो फिर अगर आप निकल भी रहे हैं तो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स के साथ में या जो पेड़ होते हैं उनके पास में आप संरक्षण ना लें, उनके पास आप ना रुकें, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में इस तरीके के हादसे भी हो चुके हैं जहां पर स्कूल बस पर एक बड़ा पेड़ गिर गया और उसकी वजह से 11 वर्ष के एक बच्चे की जान चली गई। साथ ही हमने ये भी देखा कि डिलैपिडेटेड बिल्डिंग के कारण एक गैलरी गिरी और उसके वजह से भी एक पुरुष की मौत हो गई। तो इस तरीके की प्रिकॉशंस बीएमसी की ओर से आ ही रहे हैं। फिलहाल अगर हम अभी बात करें तो मुंबई में हाई टाइड का समय हुआ है, 1:24 का समय बताया गया था कि लहरें काफी बड़ी उठेंगी और दिक्कत तब हो जाती है जब हाई टाइड होता है और उसके साथ में भारी बारिश हो रही होगी, क्योंकि इस वजह से जो जल जमाव की समस्या होती है निचले इलाकों में वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जब जल जमाव होता है तो उस पानी को निकलने का एक जरिया नहीं होता है, इसलिए वो सिचुएशन और ज्यादा कठिन हो जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे समेत हार्बर रेलवे भी फिलहाल सर्विसेज उनकी जारी है, कुछ देरी से चल रही है लेकिन सर्विसेज कंटिन्यूस चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जहां जहां पर भी भारी बारिश हो रही है या लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग की समस्या है वहां पर वेहिकुलर ट्रैफिक धीमी गति से चल रही है। इसके अलावा जो लो विजिबिलिटी है उसके कारण कई सारे जो एयरलाइंस हैं उन्होंने भी अपने पैसेंजर्स को ये निर्देश दिया है, एक एडवाइजरी इशू किया है कि आप अपने सारे फ्लाइट्स के स्टेटस चेक करके ही घर से बाहर निकलिए कि फ्लाइट समय पर है या डिलेड है या किस तरीके से उसका वापस एक तरीके से रिरूट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की अन्य इलाकों की बात करें यानी कि घाट्स ऑफ पुणे, घाट्स ऑफ सतारा, इन सभी जगहों पर, पालघर के समेत इन सब जगहों पर रेड अलर्ट का वार्निंग इशू किया गया है, यानी कि इन सभी जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है और लोगों को प्रिकॉशन लेने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्वॉयर्स की, जहां से मुंबई के लिए जो लेक्स होते हैं उनके पानी आते हैं, पीने के पानी आती है, वहां पर एक तरीके से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मार्जिनल इंक्रीज वहां पर जरूर हुई है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि मुंबई की जो लेक्स वाटर सप्लाई करती है वो काफी ज्यादा एक लेवल के नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा था कि मुंबई में अब सिर्फ 40 दिन का ही पानी बचा हुआ है और कई सारे वाटर कट्स भी लगाए जा रहे थे। इसी की वजह से लोगों में एक खासा खुशी का माहौल है और आमतौर पर मुंबईकर कहते हैं जब बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है कि अब बारिश को बंद करवा दीजिए, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि रिजर्वॉयर्स या जो कैचमेंट एरियाज है वहां पर ज्यादा बारिश हो, बारिश भले ही लगातार होती रहे लेकिन वहां पर पानी हो, वहां पर बारिश हो और रिजर्वॉयर्स में पानी ज्यादा जल्द से जल्द भरे, ताकि जो पीने की समस्या है, पीने पानी की समस्या है, वो जल्द से जल्द हल हो सके। बिल्कुल, जो वर्षा का जल है उसका प्रबंधन भी जो है उपयोग में लाया जा सके, इसके भी इंतजाम है, तो प्रशासन के पुख्ता इंतजाम आप बता रही हैं। नजर बनाए रखिए श्यामा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के रोमांचकारी मुकाबलों का दौर जारी है। 2010 के विश्व चैंपियन स्पेन ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। 2010 के बाद पहली बार स्पेन की नॉकआउट में जीत स्पेन के लिए मिकेल ओयारजबल ने 2 गोल दागे। स्पेन ने अब तक 4 मैच में 8 गोल किए। अब तक एक भी गोल स्पेन के खिलाफ नहीं है। ओयारजबल के विश्व कप में कुल 4 गोल हैं। 1986 के बाद नॉकआउट में 2 गोल करने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी हैं।
स्पेन की टीम 34 मैचों से लगातार अपराजित है। स्पेन का 35 मैचों का अपराजित दौर का रिकॉर्ड है। ऐसे में टीम अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है तो उसे अपने इस रिकॉर्ड की बराबरी करनी होगी। और पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच मुकाबला भी बेहद रोमांचकारी रहा, जहां VAR क्रोएशिया की विलेन बना। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। इस मैच में गोलदार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने विश्व कप नॉकआउट इतिहास का अपना पहला गोल किया। रोनाल्डो ने ये गोल पेनल्टी के जरिए ये गोल कर दिया और मैच में गोंसालो रामोस ने इंजरी टाइम में गोल किया। रामोस ने ये गोल हेडर के जरिए किया। क्रोएशिया के लिए इस मैच में VAR विलन बना, जहां जोश्को ग्वार्डियोल का बराबरी का गोल ऑफसाइड करार दे दिया गया। वैसे क्रोएशिया ने पूरे मैच में दमखम दिखाया है और क्रोएशिया को इवान पेरिसिच ने बढ़त दिलाई, जहां पुर्तगाल का सामना अंतिम 16 में स्पेन से होगा। उधर स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया के खिलाफ 2-0 की जीत हासिल की। स्विस टीम ने पहली बार नॉकआउट में जीत हासिल की। स्विस टीम की ओर से एम्बोलो और डोए ने स्विस टीम के लिए गोल किया। स्विट्जरलैंड अंतिम 16 में घाना या कोलंबिया से भिड़ेगा। स्विस टीम का 44.6% गेंद पर नियंत्रण, अल्जीरिया का 55.4% गेंद पर नियंत्रण देखा गया। तो स्विट्जरलैंड भी अंतिम 16 में है और स्विस टीम का 44.6% जो है गेंद पर नियंत्रण देखा गया है। फीफा विश्व कप में आज देर रात मिस्र वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आमने सामने ये दोनों होंगे। ये तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही और ग्रुप दौर में ऑस्ट्रेलिया 1 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ रही। नॉकआउट में अब तक ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं जीता है। साल 2006 में इटली ने इसको हराया था और 2022 में अर्जेंटीना ने हराया था। वहीं मिस्र पहली बार नॉकआउट में है। मिस्र ग्रुप जी में दूसरे स्थान पर रही। ग्रुप दौर में मिस्र को 1 जीत और 2 ड्रॉ। मोहम्मद सलाह 1 गोल 2 असिस्ट ने किए। वहीं मेसी वर्सेस वोजिना की बात करें तो इनकी टक्कर देखने को मिलेगी। रैंकिंग 1 vs रैंकिंग 64 का ये मुकाबला है। अर्जेंटीना ने ग्रुप दौर में सभी मैच जीते। अर्जेंटीना के अब तक 8 गोल, सिर्फ 1 गोल अर्जेंटीना के खिलाफ लियोनेल मेसी की अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक। मेसी ने अब तक 3 मैच में 6 गोल किए। ग्रुप गेम्स में अर्जेंटीना ने तेज शुरुआत की है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के खिलाफ तेज गोल किए। वहीं केप वर्डे का पहला विश्व कप है। केप वर्डे नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। स्पेन के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ और उरुग्वे के साथ 2-2 से रहा और ड्रॉ 10 बेहतरीन बचाव कर चुके हैं वोजिना। वहीं कोलंबिया और घाना की टीम भी एक दूसरे के खिलाफ लोहा लेती नजर आएंगी। कोलंबिया ग्रुप के का विजेता जो है रहा है और कोलंबिया ने पुर्तगाल के खिलाफ मैच गोल रहित ड्रॉ खेला। कोलंबिया के 3 मैचों में 7 अंक हैं। घाना ग्रुप एल में तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड से मुकाबला गोल रहित ड्रॉ खेला तो वहीं पनामा के खिलाफ 1-0 की जीत दर्ज की, जबकि क्रोएशिया से 2-1 से हार मिली। घाना को थॉमस पार्टी से उम्मीद है। एंटोने सेमेन्यो का खेलना अभी तय नहीं है। तो हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, साल 2018 के विश्व कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगाई थी, लेकिन दूसरी तरफ इस विश्व कप में स्पेन का डिफेंस इतना मजबूत रहा है कि उन्होंने अब तक एक भी गोल नहीं खाया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार स्पेन की टीम रोनाल्डो को गोल करने से रोक पाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए स्पेन का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, अब हम सुन रहे थे लामिन यमाल का नाम सुनते आ रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं जिस तरह से वो असिस्ट कर रहे हैं, उसमें खासतौर से ओयारज़ाबल का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा निकल करके सामने आ रहा है। और इस खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये खिलाड़ी जो है रियल सोसिएडाड की तरफ क्लब की तरफ से खेलता है और लगातार ये जो है वो गोल करने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसे में ये जो स्पेन की जो टीम है उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है कि वो छोटे छोटे पास के ज़रिए जो है वो अपनी
जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वर्कआउट जो करते हैं एक टीम का जो एकजुटता जो होती है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर पोर्चुगल की बात करें तो पोर्चुगल ने जो मुकाबला जीता है क्रोएशिया के खिलाफ अच्छे अंदाज में जीता है, कम बैक करते हुए जीता है, क्योंकि पोर्चुगल की टीम जो है अगर टीम पीछे हो जाती है तो उसके बाद टीम के लिए वापसी करना काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। ये हम पीछे के वर्ल्ड कप्स में देखते आए हैं, लेकिन कल जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया और जिस तरह से खुद को आगे बढ़ाया वो एक बड़ी जीत की जो राह जो तय करने की जो एक सफ़र है वो उनका दिखाती है। तो यहाँ पर पोर्चुगल को सबसे ज़्यादा जो एक प्लान तरीके से खुद को सामने रखना होगा स्पेन के सामने, क्योंकि स्पेन वर्ल्ड की नंबर 2 टीम है और 2010 की चैंपियन भी है, जबकि पोर्चुगल की बात करें तो रैंकिंग में भी पीछे हैं और अभी तक उनके पास कोई वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो भी नहीं है। और ख़ासतौर से रोनाल्डो से सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है कि वो इस बार इस चाहत को जो है पोर्चुगल की वो पूरा करे। तो ये जो एक 2 दबाव होंगे पोर्चुगल के सामने, एक तो रोनाल्डो को खुद को एक फ्रंट से लीड करना होगा, एक बार इस बात को सामने रखना होगा कि जैसे बाकी जो स्टार खिलाड़ी हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं वो भी अपने खेल से उस तरह का परफॉर्मेंस निकालें। साथ ही साथ टीम को जो है वो एकजुट रहना होगा, पासेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा और जो ड्रिबलिंग होती है उसको उस पर ध्यान रखना होगा, कब किस खिलाड़ी को कहाँ पे किस तरह से पास दे करके आगे बढ़ाना है, मिडफील्डर्स को किस तरह से अपनी भूमिका को अदा करना है, इस सब पे ध्यान रखना होगा। तो अगर इन सब चीज़ों पे टीम जो है वो ध्यान रख पाती है और को सही तरीके से अपनी रणनीति को अपनाती है तो हम कह सकते हैं कि स्पेन और पोर्चुगल के बीच जो मुकाबला होगा वो वाकई रोमांच की सारी हदों को पार कर सकता है। बिल्कुल गौरव, और दोनों ही टीमों के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मिडफील्ड है, तो इस मैच में मिडफील्ड पर कब्जा जमाने की जंग में आप किस टीम को आगे देखते हैं, स्पेन के पास एंड मूव को या पुर्तगाल के काउंटर अटैक को? देखिए स्पेन की अगर बात करें तो जिस तरह से वो सबसे ज़्यादा उनकी जो एक ख़ास जो रणनीति रहती है वो एक दूसरे को पास के सहारे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, जैसे टिका टका भी बोलते हैं उनकी खेल शैली को, तो इस पे वो काफ़ी ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं। दूसरी तरफ अगर पोर्चुगल की बात करें इस वर्ल्ड कप में अगर आकर देखें तो हमें जिस तरह से उनका गेम देखा था, खासतौर से अगर कांगो के खिलाफ देखें तो कोई बहुत अच्छा गेम निकल करके नहीं आया था, साथ ही साथ कोलंबिया के खिलाफ भी उन्होंने कोई बहुत बेहतरीन खेल जो है वो दिखा पाने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन जो पिछला मैच हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पोर्चुगल ने इन सब स्ट्रेटजीज़ पर वर्कआउट किया है, टीम जो है वो एक मोर्चे पर एक दिख रही है और जो कड़े मुकाबले वो देखने को मिल रहे हैं, रोमांच जो है गेम का बढ़ता जा रहा है, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, ब्राजील से लेकर अमेरिका तक दुनिया में कई देश कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने भी अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का तेजी से विस्तार किया है और बायोफ्यूल के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनकर उभरा है। लेकिन दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत कहां खड़ा है और इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं वो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर बार जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत जैसे देशों पर इसका असर पड़ता है। तेल आयात का बिल बढ़ने का मतलब है अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव, विदेशी मुद्रा का अधिक खर्च और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं। लेकिन क्या हो अगर हमारे वाहनों को चलाने वाले ईंधन का एक हिस्सा हमारे देश में ही तैयार किया जा सके? इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत को यही हासिल करने में मदद कर रहा है। देश में बन रहे इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर भारत धीरे धीरे कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इससे किसानों को नए अवसर मिल रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने तय लक्ष्य से कई साल पहले ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि हर साल करोड़ों लीटर फॉसिल फ्यूल के आयात की जगह भारतीय किसानों और भारतीय उद्योगों द्वारा बनाया गया ईंधन ले रहा है। नीति आयोग के अनुसार इससे हर साल कच्चे तेल के आयात में लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचाने की क्षमता है। कम तेल आयात करने का मतलब विदेशी मुद्रा भंडार पर कम दबाव और अधिक ऊर्जा सुरक्षा भी है। लेकिन इस रास्ते पर चलने वाला भारत पहला देश नहीं है। ब्राजील में पिछले लगभग 50 वर्षों से एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है
1970 के दशक में आए तेल संकट के बाद ब्राजील ने गन्ने से एथेनॉल बनाकर उसे ईंधन के रूप में अपनाया। आज वहां मिलने वाले पेट्रोल में लगभग 27% एथेनॉल मिलाया जाता है। वहीं अटलांटिक के पार अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उद्योग खड़ा किया है। वहां ज्यादातर एथेनॉल मक्के से बनाया जाता है और वहां बिकने वाले लगभग हर लीटर पेट्रोल में इसे मिलाया जाता है। हमारे पड़ोसी क्षेत्र में थाईलैंड भी एथेनॉल के इस्तेमाल में बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। वहां वाहन चलाने वाले लोग E10, E20 और यहां तक कि E85 ईंधन में से अपना विकल्प चुन सकते हैं। कसावा और गन्ने से बने इथेनॉल का उपयोग करके थाईलैंड ने तेल आयात को कम किया है और साथ ही एक मजबूत घरेलू बायोफ्यूल उद्योग भी बनाया है। फिलीपींस, कनाडा और कई अन्य देशों ने भी इथेनॉल ब्लेंडिंग को अपने ईंधन का एक नियमित हिस्सा बना लिया है। भारत आयातित तेल पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और एक स्वच्छ, मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।